हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। आज मैं आप लोगों को इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा बायोम। देखिए, इकोलॉजी का एक बहुत लार्ज पोर्शन खत्म हो चुका है और अब जी स्टार्ट हो गया है बायोम। सर बायोम क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको बताया गया है बायोम लार्ज इकोसिस्टम को कहते हैं, यानी इकोसिस्टम ही बायोम है अगर इकोसिस्टम को बड़ा कर दिया जाए। सर अलग अलग बायोम, क्या एक ही बायोम है पृथ्वी में? नहीं, अलग अलग बायोम है। बायोम को आइडेंटिफाई करते हैं उसका क्लाइमेक्स कम्युनिटी से। आपको पता होना चाहिए हमारा जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, हर जगह इक्वल इंटेंसिटी का लाइट नहीं पहुंच रहा है, हर जगह का रेनफॉल एक जैसा नहीं है, तो हर जगह का स्पीसीज भी एक जैसा नहीं है। तो हम लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्पीसीज का अलग अलग होना, इन सब के आधार पर हम पृथ्वी में कुछ इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अलग अलग डिफरेंट होने के कारण हम उसको अलग अलग बायोम का नाम देंगे और अलग अलग बायोम में अलग अलग प्रकार का डोमिनेंट स्पीसीज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोम क्या बोला गया है? बायोम लार्ज इकोसिस्टम को ही बायोम कहते हैं। बच्चों अब पता ये होना चाहिए कि इकोसिस्टम चाहे लार्ज हो चाहे इकोसिस्टम स्मॉल हो, इकोसिस्टम बना हुआ था दो चीज का। सर वो दो चीज क्या क्या था? एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम होगा तो इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर भी होगा, यानी या तो प्लांट रहेगा, इकोसिस्टम में माइक्रोब्स रहेगा, इकोसिस्टम में एनिमल्स रहेगा। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या होगा? नॉन लिविंग फैक्टर, यानी लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ये सब जो है एबायोटिक फैक्टर है। ये दोनों से मिलकर आपका इकोसिस्टम बना हुआ होता है। अब देखिए जो बायोम है, अगर बायोम का बात किया जाए तो यहां बोला गया है एक पॉइंट है, अभी हम लोग बायोम में यूज करेंगे, बहुत स्पेशल पॉइंट है, वो है आपका पीपीटी। ये भी एक एबायोटिक फैक्टर है। इसको हम लोग अब डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम लोग रेनफॉल बोल रहे थे। देखिए पीपीटी मतलब इसमें हम लोग जोड़ते हैं रेनफॉल को और स्नोफॉल को। रेनफॉल होता है और जो आर्कटिक रीजन्स में, यानी अर्थ का साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अंतर्गत वाला रीजन में, वहां पर स्नोफॉल भी होता है। तो जब स्नोफॉल और रेनफॉल ये दोनों को कंबाइनली पीपीटी बोला जाता है और दोनों का ही सोर्स क्या है? वाटर। लाइट इंटेंसिटी सॉइल। अब देखिए क्या बोला गया है? मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यह बात आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा इक्वेटर में एग्जिस्ट करता है। इक्वेटर मतलब सर देखा जाए तो अगर मैं ये हमारा पृथ्वी बनाऊं कुछ इस टाइप से और यहां से मैं अगर सन को अगर यहां से सनरेज को लाऊं तो मैक्सिमम लाइट यहां पहुंचेगा और इंटेंसिटी का लाइट यहां पहुंचेगा। यहां जो लाइट ट्रेवल होकर जा रहा है वहां लाइट का इंटेंसिटी कम होगा। तो आपका यहां पर जो भी फॉरेस्ट इस प्लेस में होगा वो फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और जब ये चीजें ज्यादा होगा तो वहां का स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा। तो यहां पर एग्जिस्ट करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं, उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम है। एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, ईच बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी। हर एक बायोम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसका क्लाइमेक्स कम्युनिटी से, यानी उसका जो मैक्सिमम डोमिनेंट कम्युनिटी है। मानिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डोमिनेंसी किसी और का है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में डोमिनेंसी किसी और का है। उसके बाद अगर और सब ट्रॉपिकल का बात करें, वहां अलग अलग स्पीसीज डोमिनेंट हिसाब से रह रहे हैं, यानी वहां का मैक्सिमम शो होने वाला स्पीसीज ही डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है। अभी आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं डिटेल से यहां पर डायग्राम बनाऊंगा और आपको एक एक बायोम के बारे में बताऊंगा। इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बायोम का कहां पर लोकेशन है और लाइट का इंटेंसिटी में इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये आपका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा पृथ्वी में जो बीच वाला एक इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर डिसाइड कैसे होगा? यहां से हम मानिए सन को ऑन किए, ये तो ऑन ऑफ नहीं होता है, मानिए मॉर्निंग को मैक्सिमम जहां पर लाइट पहुंचे और सबसे जल्दी पहुंचे। क्या सनलाइट यहां पर नहीं आएगा? आएगा, लेकिन यहां जो सनलाइट आएगा उसके कंपेयर में ये सनलाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से सनलाइट को इतना ट्रेवल करना पड़ रहा है, जाते जाते उसका इंटेंसिटी कम, यहाँ पावर कम होगा लाइट का, यहाँ ज्यादा होगा। जहां जल्दी से पहुंचे मैक्सिमम लाइट, वो हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। अब हम इक्वेटर से
इक्वेटर से हम ऐसे ऐसे एंगल बना रहे हैं। इक्वेटर से अगर कोई 20 डिग्री ऊपर है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, यानी इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर होगा, उसको हम लोग नाम दे दिए हैं सब ट्रॉपिकल। और इक्वेटर में जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। यानी आपका 0 डिग्री से, मानिए ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, 0 डिग्री से 20 डिग्री, इसके बीच में जो इलाका है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलेंगे? उस प्रकार नीचे भी बनेगा क्योंकि दोनों तरफ लाइट जा रहा है, इस प्रकार नीचे भी ये हो गया हमारा ये भी हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से ये 20 डिग्री था, इसे यहाँ से हम 40 डिग्री यहाँ जाएंगे तो ये 40 डिग्री से लेकर 20 से लेकर 40 तक में जो भी इलाका आया उसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। उस तरह नीचे भी आप आइए, ये आपका 20 था और ये 40, 20 से 40 के बीच में आपका आ गया, यानी 0 से 20 ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, 20 से 40 सब ट्रॉपिकल, 20 से 40 सब ट्रॉपिकल। उसके बाद और जाइए 20 डिग्री और ऊपर बढ़ा दीजिए, ये टेम्परेट जोन, और बढ़ा दीजिए तो आर्कटिक जोन। ये क्या किए, हम लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से पृथ्वी को इस प्रकार से डिवाइड कर दिए। अब बात यह है कि कौन सा बायोम किस जगह में स्थित होगा और उसके हिसाब से उसका डाइवर्सिटी और उसके रेस्पेक्ट में उसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा। चलिए बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, सन यहां पर है, मैक्सिमम सनलाइट पहुंच रहा है हमारा ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन हमारा ये है, इतना से इतना, ये हमारा है ट्रॉपिकल जोन। मेरा आपसे सवाल है, इस ट्रॉपिकल जोन में जो भी आप समझ रहे, जो भी फॉरेस्ट होगा उस फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सनलाइट मैक्सिमम है, टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक रेनफॉल भी ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा तो इस इलाके में यानी ट्रॉपिकल वाला जोन में जो फॉरेस्ट आएगा उस फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। वो फॉरेस्ट कोई और नहीं, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बचपन से सुन रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। आज कारण पता चला क्योंकि ये फॉरेस्ट हमारा अर्थ का इक्वेटोरियल जोन में यानी ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, अर्थ का ट्रॉपिक वाला इलाका में ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, इसीलिए नाम दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए इससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं। अब यहां जो सनलाइट आएगा, यहां जो सनलाइट आएगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा लेकिन इससे कम, क्योंकि यहां थोड़ा और डिस्टेंस चलना पड़ा। यहां पर आ रहा है, यहां सनलाइट का इंटेंसिटी कम होगा यानी पावरफुल कम है। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में वहां पर टेम्परेचर कम होगा। वहां टेम्परेचर भी कम है, सनलाइट का इंटेंसिटी भी कम है इसके कंपेयर में, तो यहां जो स्पीसीज होगा इसके कंपेयर में यहां कम स्पीसीज होगा, इसके कंपेयर में वहां पर स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी कम होगा। यहां जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है उस फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। चलिए उससे और ऊपर चलते हैं, यहां सनलाइट और कम, यहां एग्जिस्ट कर रहा है कॉनिफेरस या फिर टेम्परेट डेसिडुअस। इसी का दो नाम नहीं है, ये दो अलग अलग फॉरेस्ट है। मानिए अगर यहां पर टेम्परेट से यहां पर कॉनिफेरस आ रहा है तो यहां पर टेम्परेट आ रहा है, यानी टेम्परेट जोन वाला रीजन में 40 डिग्री टू 60 में ये दोनों फॉरेस्ट आ रहा है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, कॉनिफेरस और टेम्परेट डेसिडुअस। वैसे तो क्या पृथ्वी में फॉरेस्ट का कमी है? बहुत फॉरेस्ट है, लेकिन मैं आपको पूरा डिवाइड करके ये 5-6 पढ़ा रहा हूं, मतलब यही लार्ज फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा और वही लार्ज इकोसिस्टम बायोम कहलाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। यहां पर है ऊपर ये आर्कटिक जोन। आर्कटिक जोन में आप लोग देख पा रहे होंगे सनलाइट का इंटेंसिटी कम, बहुत कम, मिनिमम सनलाइट वहां पर पहुंच रहा है क्योंकि सनलाइट को बहुत दूर तक चलना पड़ रहा है। यहां पर तो अक्सर बर्फ पाए जाते हैं, फिर भी वहां जो भी होगा उसका भी नाम होना चाहिए। हमने वहां जो आर्कटिक जोन में जो फॉरेस्ट होगा, बायोम होगा, हमने उसका नाम दे दिया टुंड्रा बायोम, यानी यहाँ के स्पीसीज को मिला जुला के इस क्षेत्र इस इकोसिस्टम का नाम हमने दे दिया है टुंड्रा बायोम। कहाँ होता है? आर्कटिक जोन में। समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ का रेनफॉल इतना कम है 25 सेंटीमीटर पर ईयर,
अब ये किस हिसाब से यहाँ नापा गया है, किस हिसाब से बताया जा रहा है, ये रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ध्यान रखिए, यहाँ मिनिमम रेनफॉल है, मैक्सिमम रेनफॉल, उस प्रकार नीचे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हमने ऊपर गया उसी प्रकार आप नीचे आइए। यहाँ भी फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वही कहानी है। जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर 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 जितना ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड बढ़ेगा, यानी इक्वेटर से ऊपर जाने से, इक्वेटर से दूर जाना हम लोग बोलते हैं उसको लैटिट्यूड का बढ़ना। इक्वेटर से जहां आप ऊपर जाइए, इक्वेटर से इधर जाएं चाहे इक्वेटर से इधर जाएं, इक्वेटर से दूरी बढ़ रहा है। जैसे ही इक्वेटर से दूरी बढ़ेगा टेम्परेचर ऑटोमेटिक घटेगा, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, टेम्परेचर घटेगा, रेनफॉल घटेगा, रेनफॉल घटेगा, डाइवर्सिटी घटेगा, डाइवर्सिटी घटेगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक घटेगा। तो देखिए, वैसे मैं अभी इन सभी फॉरेस्ट का, इन सभी के सभी बायोम्स का एक एक करके आपको मैं खासियत बताऊंगा। वह कौन सा स्पीसीज डोमिनेंट हिसाब से पाया जाता है, कितना एक्चुअल टेम्परेचर, कितना एक्चुअल रेनफॉल होता है, वो सब मैं कैलकुलेट करके एक एक करके मैं बताऊंगा। बस मैं आपका माइंड में ये फिट करना चाह रहा हूं इन बायोम्स को कैसे डिवाइड किया गया और किस हिसाब से इसको नापा गया है। यह आपका है नॉर्थ पोल, यह आपका साउथ पोल। हाँ बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए, लेकिन ध्यान रहे नोट करके निकलना नहीं है। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, मैं कुछ और भी बातें आपको समझाऊंगा। बच्चों, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे एनएलएम हो, वेक्टर हो, जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है, फिर मैं बार बार रिपीटेड वे में कह रहा हूँ आपसे, सारा चीज़ का रिवीजन होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पूरा सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट में भी हर एक चैप्टर, और चैप्टर में भी हर एक टॉपिक, और टॉपिक में भी एक एक सब टॉपिक पर आपका एक एक क्वेश्चन निर्भर करता है। ध्यान रहे बच्चों, जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है सारा का सारा चीज़ को नोट डाउन कीजिए। उसमें जो वीक है, जो भी मैं आपको अभी तक इकोलॉजी का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, उसमें जो पोर्शन आपको लगा है कंफ्यूजिंग वाला है, उस सेक्शन और उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें सर्च कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, और वो दूरी को, उस कमजोरी को दूरी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सवाल पूछते हैं, सर एग्ज़ाम टाइम आ गया है, एग्ज़ाम के लिए क्या किया जाए। तो ध्यान रहे बच्चों, एग्ज़ाम वही फोड़ पाएगा जो एग्ज़ाम का तैयारी किया है। क्या आप दिल में हाथ रख के बोलिए कि आप तैयारी किए हैं? अगर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, और अगली बार नहीं तो आगे, और नीट नहीं तो कोई और सही, लेकिन जीवन में सफल जरूर हो जाइएगा। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े नहीं है तो फिर दर बदर भटकते रहना है, कभी इसका तैयारी, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका, और हर बार आपको यही रिजल्ट मिलेगा। एंड टू एंड यही समझना पड़ेगा कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ मैं पढ़ा दूं और पढ़ा के चला जाऊं, इतना जिम्मेदारी खाली नहीं है। क्योंकि एक टीचर बच्चे को सिर्फ पढ़ा दे, पढ़ा तो बहुत कोई सकता है, आपको गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गूगल और इंसान में अंतर है, वो आप इतना अच्छा से आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। देखिए, बहुत सारा चीज़ है गूगल में, उतना सर्च, जितना सर्च कीजिएगा उतना ही देगा, वो आपको देख के समझ नहीं पाएगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, और उसमें जो चीज़ें हैं, एक टीचर जितना सारा चीज़ बच्चे का प्रॉब्लम समस्या समझ सकता है, दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं समझ सकता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जो आपके अंदर आलसीपन आया हुआ है, ये आलसीपन आपको बहुत दूर नहीं जाने देगा। बहुत, जिस पोजीशन में आप हैं, अगर आपको आराम लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आप डेंजर पोजीशन में हैं, आप कंफर्ट जोन में है, वहाँ से खुद को निकालिए, मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए कि जब आप टेबल से उठे तो आपको खुद के ऊपर गर्व हो कि मैंने कल 1 घंटा और आज 4 घंटा पढ़ाई किया। खुद को डेली अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप को डेली मोल्ड कीजिए, डेली चेंज कीजिए, और अपना बेस्ट वर्जन लेके आइए। दिखा दीजिए, प्रूफ करके, साबित करके दिखा दीजिए कि मैं सिर्फ छोटा सा काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। यार, हम दुनिया पलटने का बात करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने बात करते हैं, वो बात तो छोड़िए, आप 5 घंटा पढ़ लीजिए ना, तब तो मैं आपका लोहा मानूं। आप जितना सारा काम बोलते हैं, अगर छोटा छोटा जो हम काम सोच रहे हैं वही काम हम कर लें तो भी मोर देन एनफ है। बहुत सारा बच्चा है, ट्यूशन का लत लग चुका है, फोकट में 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह बस ट्यूशन करने का आदत बन गया है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है। ऐसा लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। आपका टीचर बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचर, नॉट फॉर यू।
और आपका टीचर बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, वो अच्छा है, उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाया है। आप क्या कर रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, आपका समय क्या है, और आप उस समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और तभी आपका अपना पोजीशन बनेगा। अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना, अच्छा टीचर ज्वाइन कर लेना, अच्छे से ट्यूशन पढ़ना, कुछ नहीं है जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाइएगा। इस भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, बड़े बड़े क्लास के, बड़े बड़े टीचर के पढ़े हुए बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल के बच्चे फेल हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्या इसमें टीचर का दोष है? नहीं। टीचर का रोल है? नहीं, बच्चे का रोल है। आपका ज़िंदगी को संवारना भी आपके हाथ में है और बिगाड़ना भी। हाँ, टीचर जरूर आपके अंदर चिंगारी लगा सकता है। अभी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप वीडियो रख के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अच्छी बात है। बट आप बोलिएगा कि टीचर हमेशा बारूद बन के, हमेशा फ्यूल बन के मेरे साथ चलेगा, नहीं। हम लोग चिंगारी लगा सकते हैं, आपके अंदर फ्यूल होना चाहिए। आग लगा दिए, स्टार्ट हो जाओ, और बहुत देर तक, जब तक सफल ना मिल जाए तब तक आपको फ्यूल का खुद जुगाड़ करना हो। हम लोग चिंगारी लगा सकते हैं आपके अंदर। अगर इस चिंगारी से भी आपके अंदर का इंसानियत नहीं जाग रहा है, आपके अंदर का सोच समझ नहीं जाग रहा है, तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं दिक्कत है बच्चों। हम लोग इतना सारा टीचर, इतना सारा लोग, इतना सारा बातें करते हैं सिर्फ आपके लिए। आप बोलिएगा सर क्लास में पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग समझाते भी हैं, इसमें क्लास का जो है दिक्कत होता है। ऐसा इसीलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों का जो इस प्रकार से व्यवहार है खुद को पीछे ले जाने का, यह हम लोग से देखा नहीं जाता है। पढ़ाई होते रहेगा, पढ़ाई होता है, पढ़ाई चलते रहता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं सबको फील कीजिए, रियलिस्टिक तरीके से सोचिए, माइंड में लाइए इन सब चीज़ों को। पढ़ाई ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा पाए। आइंस्टीन ने क्या एक लाइन कहा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब आप खुद नहीं समझे हैं, ये बड़ी बात है। अगर आप किसी के सामने कोई चीज़ का व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, आप खुद नहीं समझे हैं, इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने में और ईमानदारी से पढ़ाई करने में अंतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप टेबल में बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल भी है, इधर चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, इधर चोकोबार है, उधर चोकोपाई है, काजू किशमिश साथ में है, और आप पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। पढ़ाई मतलब फिर पढ़ाई होना चाहिए, स्टडी मतलब स्टडी होना चाहिए, मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन होना चाहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसी में खो जाइए। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, उस बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम 10 घंटा टेबल में बैठ के उस चीज को काउंट नहीं करेंगे कि हम 10 घंटा टेबल में बैठे रहे, हम 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन उस 1 घंटा का पढ़ाई हमें 60 मिनट का, हर एक पल का पढ़ाई याद रहना चाहिए, चाहे वो 1 साल बाद क्यों ना हो, कि हमने वो 60 मिनट में किस प्रकार से पढ़ाई किया था। सिर्फ क्वांटिटी में नहीं जाना है आपको, क्वालिटी की तरफ आना है। सर आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया सर, 2 घंटा पढ़ा, लेकिन वो 2 घंटा मैंने ऐसा पढ़ाई किया कि इस 2 घंटे के अंदर मैंने जो भी चीज़ सीखा वो सब मुझे याद है। इस प्रकार का पढ़ाई होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा है क्लासेस में जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर चुके हैं, लाखों रुपया फी दे रहा है, और वहाँ जाके क्लास में इस तरीके से बैठा हुआ है कि फिजिकली वो वहाँ है लेकिन मेंटली नहीं है। फिजिकली और मेंटली प्रेजेंस दोनों में अंतर होता है। आप क्लासेस में हो, चाहे टेबल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में किसी कोना में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ नहीं है, अगर आप मेंटली वहां पर बैठे हुए नहीं है, सिर्फ फिजिकली पुतला जैसा अपने आप को वहां बैठा के रखे हैं, तो फिर इस बैठने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। इसीलिए क्लासेस जाने से पहले रेडी होइए, फ्रेश कीजिए खुद को, अच्छा ड्रेस पहनिए, अच्छा यूनिफॉर्म पहनिए। ट्यूशन जाने से पहले खुद को फ्रेश कीजिए, हो सके तो नहाइए, मस्त होके फ्रेश होके जाना है कि वहाँ सर के पास 2-4 घंटा में जो भी चीज़ सीखना है खतरनाक तरीके से। और क्लास में तो पढ़ाई ऐसा कीजिए कि घर जाने का पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। वो पढ़ाई का कुछ और ही मजा है, क्लास में इस तरीके से पढ़ना है यार। और जो लोग टेंशन में रहते हैं ना, जो अच्छे से ना क्लास में पढ़े, उसका घर में भी ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। क्यों? ठीक से उधर पढ़ाई नहीं है। वो जो 1 घंटा का पढ़े 4 घंटे लगे समझ में, वहाँ समझ के नहीं आया है,
वो होच पोच करेगा पूरा। इसीलिए जो कर रहे हैं बेस्ट तरीके से करिए, मस्त तरीके से करिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि ध्यान रहे हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, दिन भर ढो रहा है तो क्या गधा से इंसान हो जाएगा? यूपीएससी निकल जाएगा उसका? कुछ नहीं होगा। घोड़ा दिन भर दौड़ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो क्या घोड़ा यूपीएससी निकालेगा? नीट, आईआईटी, एनआईटी कुछ नहीं निकाल पाएगा। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब सर बहुत सारा किताब है, बहुत सारा नोटबुक है, इस प्रकार से लेके बैठ गए, देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सर। ढेर सारा क्या क्या क्या, आई डोंट नो सर। सर सुबह से पढ़ रहे हैं, अच्छा क्या पढ़ा सर पता नहीं, लेकिन पढ़े। इस प्रकार से मत पढ़ो ना, जरूरी नहीं है खुद को दिखाना, छलावा करना मम्मी पापा के सामने कि हाँ महान है मेरा बेटा। खुद के साथ चीटिंग ना करो तो ही बेहतर है। खुद के साथ चीटिंग करके हमें क्या फ़ायदा है? खुद के साथ चीटिंग करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से बार बार, पढ़ाई करना है तो जम के करना है। हम बार बार तैयारी नहीं करेंगे सर, हमारे लाइफ में और बहुत सारे काम है। हाँ लेकिन सर 2-3 बार करेंगे, एक बार करेंगे, धांसू तरीके से करेंगे सर। 1 साल मेहनत करेंगे, लेकिन हाँ फिर वो मेहनत 365 दिन का होना चाहिए। फाड़ के मेहनत करो, एकदम दिखा दो। और उन लोगों का ये फायदा है जो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बहुत जल्दी लाइफ सेटल हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत जल्दी लाइफ सेटल, बहुत जल्दी जॉब, बहुत जल्दी नौकरी, बहुत जल्दी बिजनेस। और जो लोग रद्दी तरीके से पढ़ रहे हैं, रो रो के उनका क्या हाल होगा? वो एंड में क्या करेगा? बहुत दिन तैयारी करेगा और फिर बहुत दिन बाद भी नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर उस दिन भी वैसे ही पढ़ाई करेगा, वो रद्दी टाइप से पढ़ाई करेगा। अगर दिन में, मैं नहीं बोल रहा आप 10 घंटा पढ़ना है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपको शेड्यूल बताने आऊँ, बट इतना ज़रूर बोल रहा हूँ कि भाई 10 घंटा ना पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा, लेकिन वो 3 के 3 घंटा फिर एकदम इस तरीके से पढ़ना है आपको। 180 मिनट इस तरीके से पढ़ना है आपको कि आपको 1-1 मिनट का पढ़ाई याद रहे। इस तरीके से मेंटली और फिजिकली में अंतर है। क्लास में मेंटली एक्टिव बहुत कम बच्चे रहते हैं, टॉपर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है। जो डफर बच्चा होगा, फालतू स्टडी, फालतू चीज़ करेगा वहाँ क्लास में जाके, फालतू सारा काम करेगा, इधर उधर का बातें, और जैसे ही घर आएगा बोले यार मुझे समझ में नहीं आया। तू समझने की कोशिश ही नहीं किया था उधर, कैसे समझ में आ जाएगा तेरा? मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अभी यूट्यूब में, कुछ बच्चा देख रहा होगा, वो सिर्फ देख रहा है, ऐसे ही नीचे देख रहा है, अचानक से कुछ पॉइंट स्किप हो गया, अरे सर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो ठीक से देखा ही नहीं था। हर एक माइक्रो सेकंड सर की तरफ ध्यान रहना चाहिए, तवज्जो रहना चाहिए, कब कौन सा पॉइंट बोल देगा, कौन सा छूट जाएगा, आपको बाद में दिक्कत होगा। तो ठीक है बच्चों, बस यही कुछ बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लासेस चाहे किसी भी टीचर का हो, कहीं पर भी हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्लासेस को मेंटली प्रिपेयर रह के अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। थैंक्स बच्चों।